चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा उनकी ग्रोथ आप जानते हो, प्लांट्स हमेशा कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, उनमें फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स बनते रहते हैं, लीव्स आते रहते हैं, ओल्ड लीव्स जो होती हैं वो झड़ जाती हैं तो फिर दोबारा नई आ जाती हैं, है ना। तो ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पर हमें सीखना है प्लांट्स की ग्रोथ को हम कैसे पहचानें, कैसे समझें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से टाइप की ग्रोथ्स हैं प्लांट की ग्रोथ। सब प्लांट्स का साइज़ सेम तो नहीं होता, सब लीफ का साइज़ भी सेम नहीं होता, सब अलग अलग है ना। डायमेंशंस अलग अलग हैं, कंडीशंस अलग अलग हैं। सेम प्लांट किस कंडीशन में कब ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा, कैसे करेगा, उसके अंदर का स्ट्रक्चर, सेल की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में सेल डिवीजन तो इम्पॉर्टेंट है ही। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं। उसके बाद वो सेल्स क्या करते हैं, जिस टिश्यू का पार्ट बनेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। शुरू में तो सब सेम ही होते हैं ना। तो अब ये सारी बातें इसके अंदर हमें सीखना है, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो सीखेंगे। फैक्टर्स को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक तो जो बाहर से काम कर रहे हैं और जो अंदर अंदर मतलब जीन्स वाले लेवल पर, ठीक है। तो कुछ तो इंटरनल फैक्टर्स हो गए, जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोलते हैं, और जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ओके, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे, राइट। चलिए ये डायग्राम देखिए, एक सीड से प्लांट बनने का डायग्राम आपको दिखाया है। सीड का जर्मिनेशन, आपको पता है सीड के अंदर से जब जर्मिनेशन होता है, अंकुरित होता है, तो उसके अंदर से एक छोटा सा वाइट कलर का हिस्सा पहले बाहर आना स्टार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे सीड से पूरा प्लांट बन सकता है। तो वही यहाँ पर पिक्चर में आपको डिपिक्ट कराया दिखाया गया है। सीड के अंदर यहाँ पर ये डाइकोट सीड की बात हो रही है। दो कॉटिलिडन्स, अगर एक होगा मोनोकॉट होगा, दो होते हैं डाइकोट में। जैसे राजमा, चना आपने देखा ही होगा, नहीं तो उसको भिगो के रख के देखो जर्मिनेशन कैसे हो रहा है उसके अंदर से, है ना। तो उसके अंदर एक छोटा सा जो पहले बाहर आता है पार्ट वाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, जिससे बनती है रूट, सॉरी रेडिकल। रेडिकल से बनता है रूट, और फिर ऊपर छोटा पार्ट होता है उससे बनता है प्ल्यूम्यूल, जिससे कि शूट, स्टेम बनती है, ठीक है। रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग जिसको एरिया होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो अगर हम कॉटिलिडन के बीच में देखें, यहाँ पर पार्ट हमको छोटा सा नज़र आएगा, तो एक पार्ट नीचे वाला जिससे कि रेडिकल रूट बनाएगा, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडिकल, ये रूट बनाता है। तो इस सिर्फ इतने हिस्से को अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल। ये किनारा रेडिकल, ये प्ल्यूम्यूल, रूट बनेगा यहाँ पर, और ये बनाएगा स्टेम, लीफ बनेगी, स्टेम बनेगा। तो एम्ब्रियो के पार्ट के दो हिस्से हैं, नीचे हाइपोकोटाइल, ऊपर एपिकोटाइल, ठीक है। अब उसकी ग्रोथ यहाँ पर आपको समझनी है। ये स्ट्रक्चर अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको आगे की बात पे ध्यान रखो। सीड कोट बन गया है ना, सीड के ऊपर जो कवरिंग है वो हटना स्टार्ट होगा और लीफ निकलनी स्टार्ट हो रही है। एपिकोटाइल हुक आ रहा है, लीफ बन गई और धीरे धीरे ग्रोथ होके पूरा प्लांट बन गया। हाइपो नीचे रूट्स बना रहा है, एपिकोटाइल ऊपर स्टेम बना रहा है। तो ये ग्रोथ आपको पता है, पेड़ इस तरीके से ग्रो करता है ना। चलिए अब डेफिनेशंस ध्यान रखना है, जो नए टर्म्स आप सीखोगे उसको ध्यान रखना है, लिखना भी है, याद भी करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रोथ, ग्रोथ वर्ड की अगर आपसे पूछेंगे डिफाइन ग्रोथ या व्हाट इज़ ग्रोथ, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इसका आंसर इसी के साथ यहाँ से स्टार्ट हो गया। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, ठीक। ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल, यानी कि वापस नहीं हो सकता चेंज, ऐसा चेंज। रिवर्सिबल जो वापस भी हो सकता है, इरिवर्सिबल वापस नहीं हो सकता, ठीक है। परमानेंट है, साइज में इंक्रीज हो रहा है किसी ऑर्गन के या उसके किसी पार्ट के या किसी एक सेल के, इंडिविजुअल सेल। एक सेल जब डिवीजन होती है, माइटोसिस हुआ, पहले उसका साइज़ छोटा होता है, धीरे धीरे वो अपना नॉर्मल साइज़ में ग्रो करता है।
तो वहाँ पे उसको भी हम ग्रोथ कहेंगे सेल के लेवल पर। फिर वो टिश्यू का पार्ट बन रहा है, टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, पूरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है ना, ये सब चीज़। तो दिस इज ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन यहाँ से। ओके अब ग्रोथ में क्या क्या और बात हमको नज़र आ रही है, ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ होने के लिए, सेल को बड़ा होने के लिए, साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम बोलते हैं उनको। तो ग्रोथ के अंदर हम अगर देखें तो क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी भी लगेगी, कोई भी रिएक्शन हो रहे हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो अभी एनर्जी है या नहीं, क्या क्या है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो ग्रोथ के साथ ये पॉइंट याद रखना, जब ग्रोथ हो रही है तो हमसे अगर पूछें कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, यस। कौन से हो रहे हैं, दोनों, कैटाबॉलिक भी होते हैं और एनाबॉलिक भी, दोनों रिएक्शन चलेंगे। एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी यूज़ होगी। ठीक है अच्छा, प्लांट्स की ग्रोथ का एक स्पेशल बात है कि ये यूनिक है एनिमल्स के। अगर हम कंपेयर करें तो एनिमल्स का, ह्यूमंस का साइज़ एक फैक्टर है, एक टाइम है कि हमारी हाइट जो भी है 15, 16, 18, 19, 20 ईयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी ह्यूमंस की। ऐसी एनिमल्स वगैरह में भी। लेकिन प्लांट्स में कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, ये टूट जाएंगे, इनकी टहनी आपने तोड़ दी, लीफ तोड़ दिए, वो फिर ग्रो कर जाएंगी, है ना। तो उनमें ग्रोथ कंटिन्यूसली हमेशा ही रहती है। ओके तो अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, हमेशा चलता रहता है। ऐसा क्यों है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों, वाई, ये ऐसा है क्यों, क्यों, बिकॉज उनके पास क्या है, दे हैव मेरिस्टेमिक टिश्यू। उनके पास एक स्पेशल टिश्यू है ना जो हमेशा डिवाइड करते हैं, उनका काम है सिर्फ डिवाइड ही करना, सेल्स का नंबर इंक्रीज करना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंस हैं स्पेशल लोकेशंस पर, जिसकी वजह से प्लांट्स हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स वो होते हैं ना जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, उनकी कैपेसिटी टू डिवाइड है। तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके, डिवीजन के बाद जो नए सेल्स बनते हैं उनमें से कुछ तो मेरिस्टेमेटिक रहते हैं, कुछ जिस जगह में वो हैं, जिस टिश्यू का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट होके वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, है ना। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते, याद है ना, ये सब हमने नाम सीखे हुए हैं ऑलरेडी पहले। अच्छा, अब प्लांट की ये जो ग्रोथ है जो हमेशा ही ज़िंदगी भर चलती रहती है, इस टाइप की ग्रोथ को कहा जाता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। कौन से टाइप की ग्रोथ, जहाँ पर न्यू सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसी है, ओपन फॉर्म में होती है। ठीक है, चलिए अब मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसकी बात कर लें कि प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है कहाँ कहाँ हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। तो प्लांट में आपको पता है मेरिस्टेम टिश्यू एक तो शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा, रूट्स के सबसे नीचे जो रूट का एंड पॉइंट है वहाँ प्रेजेंट होता है, रूट एपेक्स पर, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और इसके अलावा साइड पे ग्रोथ करने के लिए क्या होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, जो रूट में अंदर की तरह, प्लांट में अंदर की साइड प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल्स के पास कैम्बियम टिश्यू, जो उनकी मोटाई बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इलोंगेशन का काम कौन करा रहा है, मेरिस्टेम। कौन सा, एपिकल वाले, रूट और शूट दोनों मेरिस्टेम लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। और जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, लेटरल मतलब साइड ना, लेटरल मेरिस्टेम जो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं,
वो मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रिथ ऑफ द ऑर्गन, ग्रिथ मतलब मोटाई, मोटाई बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? लेटरल मेरिस्टेम। और इलोंगेशन का काम कौन कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टेम। रूट एंड शूट दोनों एपिकल मेरिस्टेम। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो एरो बनी हुई है, तो एरो यही दिखा रही है ग्रोथ कहाँ हो रही है। एपिकल मेरिस्टेम देखो कहाँ दिखा रहा है, ऊपर नीचे की तरफ ऐसे ग्रोथ दिखा रहा है कि ये लंबाई में बढ़ रहा है, ठीक है, इस साइड में भी। जबकि वेस्कुलर कैम्बियम की कैसे डायरेक्शन दिखाई है? ऐसे, मतलब ये मोटाई बढ़ा रहा है, ग्रिथ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेज टाइप ऑफ टिश्यू कौन सा कहाँ काम कर रहा है। अब ग्रोथ हुई या नहीं हुई कैसे पता चलेगा? हम उसको देखेंगे, मेजर करेंगे, है ना, जैसे आपकी हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, इन सब चीज़ों से हम पता चल रहा है हाँ कोई चीज़ में ग्रोथ हो रही है। पहले 5 सेंटीमीटर था, अब 10 सेंटीमीटर हो गया, या पहले वेट 5 केजी था, अब 10 केजी हो गया, है ना। तो ग्रोथ मेजरेबल है? यस, मेजरेबल है। हमें ग्रोथ मेजर करके ही हम अच्छे से पहचान लगाते हैं। अच्छा, सेल के लेवल पर कह रहे हैं कि एक सेल की अगर हम बात करें, सेल, सिर्फ एक सेल की उसकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई, तो उसमें क्या होगा? सेल का साइज़ बढ़ा या नहीं बढ़ा? बहुत माइन्यूट सा सेल है, बहुत थोड़ा सा साइज़ बढ़ेगा, है ना। तो हो सकता है हम उसको आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो, तो उसको नापने में तो दिक्कत आ सकती है, लंबाई चौड़ाई, लेकिन हम उसको वेट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं कि पहले 5 ग्राम था, अब 6 ग्राम हो गया, हाँ तो बढ़ गया जी कुछ, है ना। उसका साइज़ अंदर इंक्रीज किस लिए हो रहा है? उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। एक सेल का साइज़ बढ़ा किसकी वजह से होगा? उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। ओके, अब ग्रोथ को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, ठीक। हम उसका वेट कर सकते हैं, फ्रेश वेट या ड्राई वेट। ड्राई वेट मतलब जब हम पानी उसके अंदर, हम बोलते हैं हर चीज़ में 70% वाटर है, तो अगर कोई चीज़ ड्राई हो गई, पानी हटा दिया, उसके बाद उसका वेट क्या कहलाएगा? ड्राई वेट, ठीक है। हम लेंथ नाप सकते हैं, वो एरिया कितना ले रहा है, वॉल्यूम कितना ले रहा है, उसमें सेल नंबर्स कितने हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ओके, चलिए अभी एग्जांपल आपको बता रखे हैं कि अगर हम एक मेज़ के एपिकल मेरिस्टेम को देखें तो उसमें हर घंटे इतने सारे सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो पहले अगर वो 10 थे, अब 1 घंटे बाद देखो तो इतने आ गए। इट मीन्स क्या हुआ? हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है भाई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। वाटर मेलन में इसके अकॉर्डिंग हम साइज़ से देख सकते हैं, उसका साइज़ बहुत जल्दी बढ़ता है क्योंकि उसमें अंदर बहुत जूसी होता है ना, वाटर फिल होता है उसके अंदर, तो इतने टाइम्स एक सेल, इतने ग्रोथ सेल की उसकी वाटरमेलन की साइज़ जो है इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर हम एक पोलन ट्यूब की बात करें तो उसके सेल का नंबर हम नहीं काउंट कर पा रहे, लेकिन हम उसकी लंबाई, लेंथ को मेजर करके देख सकते हैं कि हाँ पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और एक लीफ में हम सरफेस एरिया को देख लेते हैं कि लीफ पहले छोटी थी अब बड़ी दिख रही है, लंबाई नहीं, हम उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई पूरा, है ना, तो वो उसका क्या होगा? सरफेस एरिया, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप ऑफ जो पार्ट है, ऑर्गन है प्लांट का, उसके लिए हम अलग पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के कितने फेजेस हैं, कितने स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं। आप ये डायग्राम में देखिए, आपको एक दिखा रखा है, एक सीड में ग्रोथ हो रही है, उसकी जो नीचे ट्यूब बनती है जर्मिनेशन में, वो स्टार्टिंग में जहाँ थी वहाँ पे मार्किंग कर दी कुछ एंगल्स पे, और ये कुछ टाइम के बाद, ठीक है। ये नंबर 1 था कि शुरुआत में ऐसा था, यहाँ यहाँ ये 5-6 पॉइंट्स पे मार्क लगा दिया, और दूसरा यानी कि समझ लीजिए 3-4 दिन के बाद हमने देखा तो ये जो पॉइंट्स से हमारे वो इस तरीके से खुल गए। मतलब ग्रोथ कहाँ ज़्यादा हो रही है, देखो ये वाले जो पॉइंट्स हैं,
ये एरिया है जहाँ पे लंबाई सबसे जल्दी बढ़ी है, ये वाला एरिया जहाँ पे लंबाई कम बढ़ी है, यहाँ पर थोड़ा मीडियम लेवल पे। तो ये 3 फेजेस हैं, 3 पार्ट्स में हम ग्रोथ के जो हैं एरियाज उनको 3 पार्ट में 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाला जो जोन है वहाँ पर ए वाला जो जोन है वहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लेयर है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर BCDE वाले में क्या हो रहा है, BCD में लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो नहीं है, वहाँ पर सिर्फ इलोंगेशन हो रहा है, सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो इलोंगेशन वाला पार्ट है। और ऊपर GEF में वहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, जो सेल्स बन चुके अब वो फाइनली किस काम में लगेंगे, उनका फाइनल स्ट्रक्चर कंफर्म हो रहा है, तो वो मैच्योरेशन हो रहा है। तो पहला मेरिस्टेमेटिक डिवीजन वाला पार्ट है, दूसरा इलोंगेशन, और तीसरा जोन होता है जहाँ पर मैच्योरेशन हो रहा है। ठीक है, तो 3 टाइप के जोन्स हम देख सकते हैं, 3 टाइप के पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। एक हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन, एक हो गया इलोंगेशन वाला जोन जहाँ पे इलोंगेशन का काम चल रहा है, और तीसरा मैच्योरेशन। ठीक है, तो 3 जोन्स हैं या 3 फेजेस हैं। पहले डिवीजन होगी, मेरिस्टेमेटिक फेज, उसके बाद इलोंगेशन होगा, तो उसके बाद मैच्योरेशन होगा। तो 3 फेजेस होते हैं ग्रोथ के। ठीक है, अब है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या मतलब, कितनी स्पीड में ग्रोथ हो रही है। ओके, तो ये आपने लिखना है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट की डेफिनेशन लिखनी है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ कितने तरीके की हो सकती है, 2 तरीके से ग्रोथ होती है, एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ मतलब जब एक बार में एक सेल बढ़ रहा है, जैसे एक माइटोसिस हुई, एक सेल से 2 सेल बन गए, अब उन 2 में से एक सेल तो जो टिश्यू का पार्ट है उस काम में लग गया, मैच्योरेशन में आ गया, परमानेंट हो गया, लेकिन एक टिश्यू, एक सेल सिर्फ फिर से डिवाइड कर रहा है, तो हर बारी एक सेल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो स्लो प्रोसेस चल रहा है, एक एक सेल इंक्रीज हो रहा है, तो ये अर्थमेटिक ग्रोथ। और अगर सारे सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली माइटोसिस चलता रहे, तो पहले 2 हैं, 2 से 4 हो गए, 4 से फिर डिवाइड हो गए, 8 हो जाएंगे, 8 के बाद 16, तो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 1 था, फिर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहा है, ये 2, 4, 6, 8 लंबा बढ़ रहा है ना। तो अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, तो ग्रोथ 2 तरीके की होती है। ठीक है, ग्रोथ रेट, रेट जब भी हमने बोलेंगे किसी चीज़ में, रेट मतलब टाइम बताना है उसका, स्पीड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ग्रोथ रेट, और स्पीड डिपेंड करेगी कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस एरिया की ग्रोथ हो रही है। तो 2 टाइप की ग्रोथ पैटर्न है, एक अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, जाइगोट को अगर हम देखें, जाइगोट पता है ना, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं जाइगोट बनता है, तो वो एक सेल होता है, फिर वो उसमें माइटोसिस होती है, वो 1 से 2 सेल बना, फिर 2 से 4, 4 से 8, तो वहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है, जियोमेट्रिक पैटर्न चल रहा है, जल्दी जल्दी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब बहुत सारे सेल्स बन गए, उसके बाद कुछ सेल्स क्या करेंगे, ऑर्गन बनाना, टिश्यू बनाना शुरू करेंगे, और कुछ सेल्स करेंगे, क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो अब ग्रोथ का पैटर्न कौन सा फॉलो होगा, अर्थमेटिक वाला, कि कुछ तो परमानेंट सेल्स बन गए, परमानेंट टिश्यू, और कुछ सेल्स हैं जो ग्रोथ करने का काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिक फेज है और बाद में अर्थमेटिक फेज हो रहा है। अब ये अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें, या इसका फॉर्मूला क्या है, वो सारा हमें समझ में आना चाहिए। तो ग्राफ अगर बना रहे हैं, ये टाइम के साथ कैसे हो रहा है, धीरे 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 ग्रोथ हो रही है, तो हमारे पास ये एक लाइन आ रही है, स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, ये
किसकी बात हो रही है अभी? अर्थमेटिक ग्रोथ की, ठीक है। अर्थमेटिक ग्रोथ जिसके अंदर माइटोसिस हो रही है, एक डॉटर सेल कंटिन्यू करता है और दूसरा चेंज हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। धीरे धीरे डिवीजन बढ़ेगी, नंबर इंक्रीज होगा। तो हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है? एक सीधी लाइन, लीनियर, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है L0 L1 L1 LT, टी मतलब बाद वाली ग्रोथ, L0 मतलब ज़ीरो टाइम पे यानी स्टार्टिंग की ग्रोथ, और R क्या है? रेट ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ रेट जो था कितने टाइम पर कितना हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये है हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर टाइम के साथ साथ पहले तो प्रोसेस स्लो लगता है, फिर एकदम तेज़ी से ज़्यादा बढ़ेगा, और कुछ टाइम के बाद जब वहाँ पर एक लिमिट आ गई, फिर अर्थमेटिक फेज़ यानी कि तो ये वाला क्या होता है? स्टेशनरी फेज़, लगता है कि अब प्रोसेस स्लो डाउन हो गया। बहुत सारे सेल्स जब बन जाते हैं तो फिर स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला ये है हमारा W1 WT इज इक्वल टू W0 ERT। अब यहाँ पे ERT क्या है? ये ER हम लॉग लगा के यूज़ कर रहे हैं, है ना। मैथ्स में सीखा होगा लॉग फेज जो होता है, लॉग लगाना, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है। और ये जो ग्राफ बन रहा है इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड ग्राफ, एस शेप ग्राफ। कैसा बन रहा है? सिग्मॉइड एस शेप ग्राफ बन रहा है। पहले थोड़ा स्लो प्रोसेस था, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या हो रहा है? पहले इनिशियल में स्लो प्रोसेस चलता है, उसको हम बोलते हैं लैग फेज। उसके बाद ये थोड़ा तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब ये पहले हमने देखा ना कि 1 से 2 सेल हुए, फिर 4, 8, 16, 32, डबल होते जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। तो शुरू में 2, 4, 8 थे तो लग रहा था नंबर ऑफ सेल्स तो कम है, लेकिन अब 16, 32, 64 इतना हो गया, बहुत सारे सेल्स हो गए ना, यानी स्पीड पे आ गया काम। तो पहला फेज़ इसका लैग फेज़, ये जो शुरुआत में है लैग फेज़, फिर तेज़ी से बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल फेज़, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो शुरू में हमें दिखता है कि स्लो प्रोसेस है, लैग फेज है, फिर रैपिडली इंक्रीज हुआ, एक्सपोनेंशियल फेज आ गया, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो स्लो होना, वापस से रुकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, वहाँ पे जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है वो लिमिटेड है, उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो लगभग रुक गई। तो हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज़ आ गया, ठीक है। और ग्राफ की शेप को हम कैसे बोलते हैं? कैसे टाइप का ग्राफ है? सिग्मॉइड ग्राफ, एस शेप ग्राफ, ओके। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। चलिए अब ये लास्ट में एक एग्जांपल आपको कि दो लीफ हैं, ठीक है। ये ए लीफ है, बी लीफ है, दोनों का ये जो अंदर का साइज़ है, ये पहले का इनका साइज़ है, पहले इतना इतना साइज़ था, ये 5 सेंटीमीटर की थी, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर थी। यहाँ पर हम इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया पे बात हो रही है, ठीक है। 2 दिन बाद अगर हमने इसको देखा, ये जो छोटी लीफ थी 5 सेंटीमीटर, बाद में इसका एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये जो 50 सेंटीमीटर एरिया की थी इसका 2 दिन बाद हो गया 55 सेंटीमीटर। दोनों में कितना सेंटीमीटर बढ़ा? 5। ये 5 से 10 हो गई, इसमें भी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ। ये 50 से 55 हो गई, इसमें भी 5 सेंटीमीटर। अगर हम ऐसे देखें कि नंबर वाइज देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि दोनों में सेम एरिया इंक्रीज़ हुआ है ना। बट एक्चुअली उनका अलग अलग देखें तो जो छोटी लीफ थी वो 5 से 10 यानी पूरा डबल साइज़ का हो गया, और बी लीफ 50 से 55 थोड़ा सा ही बड़ी है ना। तो पर्सनल ग्रोथ इनके लेवल पे अलग अलग देखें तो एक तो डबल हुई है, एक छोटी सी बड़ी है, लेकिन नंबर वाइज देख रहे हैं तो लग रहा है दोनों में एरिया सेम एरिया इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन कर रहे हैं दो अलग अलग चीज़ों का, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, ठीक है। कितना हुआ, किस तरीके का हुआ,
तो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों को मेजर करो, कंपेयर करो, कितने पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और उनका या तो कॉमन बेसिस पे ग्रोथ करो। तो ये दो तरीके से आपको यहाँ पर दिखा दिया, पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ उनकी हुई 5 मीटर स्क्वायर हुआ, लेकिन रिलेटिवली देख रहे हैं तो किस में ग्रोथ कम है, किस में ज़्यादा। छोटी लीफ जो थी ए थी वो डबल हो गई एकदम, ठीक है। चलिए आज अभी यहाँ तक का देखते हैं, इसके आगे वाला टॉपिक। चलो ये लास्ट छोटा सा पैराग्राफ है, इसको कर देती हूँ ताकि आप ध्यान से फिर पढ़ सको, समझ सको। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ग्रोथ करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। ग्रो करना है प्लांट को तो उसको ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, है ना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब चीज़ उसको मिलेगी तभी तो ग्रो करेगा। एनर्जी बनाने के लिए ये तो चाहिएगा ना उसको, ठीक है। इन तीन के बाद और कौन सी चीज़ें हैं। वाटर क्या करता है, सबके बारे में अलग अलग बता सकते हो। देखो वाटर क्या कर रहा है, वाटर उनको टर्जिडिटी कर रहा है, सीधा रख रहा है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रिएक्शंस में हेल्प करता है। जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं, केमिकल्स हैं, उनको डिज़ोल्व करना, इधर से उधर हिलाना, वो कौन कर रहा है, पानी कर रहा है। तो वाटर इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन भी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन के बिना एनर्जी नहीं बन सकती। न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, एनर्जी बनाने के साथ साथ और कामों के लिए न्यूट्रिएंट की भी रिक्वायरमेंट है ना। तो ये तीन चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके अलावा ये तीनों चीज़ें मौजूद होने के बाद भी एक्सटर्नल कंडीशंस, बाहर के फैक्टर्स भी डिसाइड करेंगे ना। जैसे मौसम कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, धूप है, नहीं है, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी डिसाइड करते हैं ना प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइट, सनलाइट प्रेजेंट है या नहीं, और सनलाइट होगी या नहीं होगी उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, और ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी फोर्स होती है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो भी अफेक्ट करेगी। अर्थ हमेशा जो रूट होती है उसको अपनी तरफ लेके जाएगी, स्टेम उसके उल्टा जाएगी। तो ये माइनर फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स जो ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक करते हैं, बाकी कल देखेंगे। अच्छे से रीडिंग करेंगे, समझो और करो, ठीक है बेटा। चलिए ओके।